जिस पति को मोची समझकर छोड़ गई पत्नी, वही 10 साल बाद कलेक्टर बनकर पहुंचा पत्नी की झोपड़ी। फिर नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विवेक वर्मा और वर्मा स्टोरीज के एक नए और बेहद भावुक एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, समय बहुत बलवान होता है। यह कब करवट बदल ले, कब एक फकीर को राजा और राजा को फकीर बना दे, कोई नहीं जानता। लोग अक्सर किसी इंसान की वर्तमान हैसियत देखकर उसकी औकात का अंदाजा लगा लेते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि मेहनत और लगन के आगे किस्मत को भी घुटने टेकने पड़ते हैं। आज की जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आया हूं, वह घमंड, संघर्ष और समय के उस इंसाफ की कहानी है, जिसे देखकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा और आंखों में आंसू छलक आएंगे। दिल थाम कर बैठिएगा। यह कहानी है माधवपुर नाम के एक छोटे से कस्बे की। कस्बे के चौराहे पर एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था और उसी पेड़ के नीचे एक छोटी सी दुकान लगाता था हमारा कहानी का नायक, गोपाल। गोपाल पेशे से एक मोची था। उसके कपड़े भले ही फटे होते थे, उसके हाथों में भले ही जूतों की कालिख लगी होती थी, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो किसी बड़े से बड़े अधिकारी की आंखों में भी नहीं होती। गोपाल सिर्फ एक मोची नहीं था, बल्कि वह एक ऐसा जुनूनी इंसान था जो दिन में लोगों के जूते सिलता था और रात में स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर यूपीएससी की किताबें पढ़ता था। गोपाल की शादी बहुत ही कम उम्र में कविता नाम की एक लड़की से हो गई थी। कविता बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उसकी खूबसूरती से कहीं ज्यादा बड़ा उसका अहंकार था। कविता हमेशा से एक रानी जैसी जिंदगी जीना चाहती थी। उसे गोपाल के मोची होने से सख्त नफरत थी। जब भी गोपाल काम से घर लौटता, तो कविता उसे अपने पास फटकने तक नहीं देती थी। दूर रहो मुझसे। तुम्हारे हाथों से और तुम्हारे कपड़ों से मरे हुए जानवरों के चमड़े और पॉलिश की बदबू आती है। मेरा तो नसीब ही फूट गया जो मेरे पिता ने मुझे एक टके के मोची के पल्ले बांध दिया। कविता अक्सर अपना मुंह सिकोड़ते हुए गोपाल को ताने मारती। गोपाल बहुत ही शांत और सहनशील इंसान था। वह कविता की कड़वी बातों को चुपचाप सुन लेता था और मुस्कुराकर कहता, कविता, मुझे पता है कि मैं तुम्हें वो सुख नहीं दे पा रहा हूं जिसकी तुम हकदार हो। लेकिन मेरा विश्वास करो, यह कालिक सिर्फ कुछ दिनों की है। मैं दिन रात पढ़ाई कर रहा हूं। एक दिन मैं एक बड़ा अफसर बनूंगा और तुम्हें इस कालिक से बहुत दूर एक बड़े से बंगले में ले जाऊंगा। लेकिन कविता के लिए गोपाल की ये बातें सिर्फ एक कोरा मजाक थीं। वह गोपाल की किताबों को देखकर और चिढ़ जाती थी। समय बीतता गया और कविता का धैर्य जवाब देने लगा। इसी बीच कस्बे में एक नया ठेकेदार आया, जिसका नाम था ब्रिजेश। ब्रिजेश के पास बहुत पैसा था, गाड़ियां थीं और एक दिखावे वाली जिंदगी थी। कविता धीरे धीरे ब्रिजेश के पैसों की चमक में अंधी होने लगी। ब्रिजेश ने भी कविता की खूबसूरती देखकर उसे अपने झूठे प्यार के जाल में फंसा लिया। और फिर वो मनहूस दिन भी आ गया। जब एक शाम गोपाल अपनी दुकान बढ़ाकर घर लौटा, तो उसने देखा कि कविता अपना सारा सामान बांधकर दरवाजे पर खड़ी है। बाहर ब्रिजेश की एक बड़ी सी गाड़ी खड़ी थी। गोपाल के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह दौड़कर कविता के पास गया। यह सब क्या है कविता? तुम यह सामान बांध कर कहाँ जा रही हो? और यह आदमी यहाँ क्या कर रहा है? गोपाल की आवाज कांप रही थी। कविता ने बहुत ही हिकारत भरी नजरों से गोपाल को देखा और बोली, मैं तुम्हें और तुम्हारी इस बदबूदार जिंदगी को छोड़कर जा रही हूं गोपाल। मैं ब्रिजेश जी के साथ शहर जा रही हूं। इन्होंने मुझसे शादी करने का वादा किया है। मुझे वो जिंदगी चाहिए जिसमें महक हो, तुम्हारी इस मोची की दुकान की कालिख नहीं। गोपाल फूट फूट कर रोने लगा। उसने अपने कालिख लगे हाथों से कविता के पैर पकड़ लिए। ऐसा मत करो कविता। मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा। मैं तुम्हारा पति हूं। माना कि मैं आज एक मोची हूं, लेकिन मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता हूं। मुझे बस थोड़ा सा वक्त दे दो, मैं वो परीक्षा पास कर लूंगा। मैं तुम्हें महलों में रखूंगा। प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। गोपाल गिड़गिड़ा रहा था। लेकिन दौलत के नशे में अंधी हो चुकी कविता ने एक जोरदार झटका देकर गोपाल को जमीन पर गिरा दिया। गोपाल के थैले से उसकी पढ़ाई की किताबें जमीन पर बिखर गईं। कविता ने उन किताबों पर अपना पैर रखा और एक ऐसी बात कही जिसने गोपाल के सीने को छलनी कर दिया। तुम्हारी औकात क्या है गोपाल?
तुम एक मोची थे, मोची हो, और जिंदगी भर लोगों के जूते ही साफ करोगे। या अफसर बनने के सपने देखना छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारी तकदीर में सिर्फ जूतों की पॉलिश लिखी है। मेरे रास्ते से हट जाओ, वरना ब्रिजेश जी के आदमियों से तुम्हें उठवा दूंगी। कविता बिना पीछे मुड़े ब्रिजेश की गाड़ी में बैठ गई और गाड़ी धूल उड़ाती हुई वहां से चली गई। गोपाल सड़क के बीचों बीच अपनी बिखरी हुई किताबों के पास घंटों बैठा रोता रहा। उस दिन गोपाल का दिल टूट गया था, लेकिन उस टूटे हुए दिल से एक ऐसी आग पैदा हुई जिसने उसके इरादों को फौलाद बना दिया। गोपाल ने अपने आंसू पोंछे, अपनी किताबें उठाईं और कसम खाई कि अब वह तब तक चैन की सांस नहीं लेगा जब तक वह अपनी तकदीर नहीं बदल देता। दोस्तों, वक्त को गुजरते देर नहीं लगती। देखते ही देखते पूरे 10 साल बीत गए। इन 10 सालों में माधवपुर की तस्वीर काफी बदल चुकी थी। लेकिन एक तस्वीर जो सबसे ज्यादा बदली थी, वह थी एक औरत की तकदीर की। कस्बे के सबसे बाहरी इलाके में, जहां सबसे गरीब लोग रहते थे, वहां एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। उस झोपड़ी के बाहर एक बेहद कमजोर, बीमार और फटे पुराने कपड़े पहने एक औरत कुछ जूठे बर्तन मांज रही थी। उसके चेहरे पर अब कोई चमक नहीं थी, आंखों के नीचे काले घेरे थे और हाथों में छाले पड़े हुए थे। यह कोई और नहीं, बल्कि वही कविता थी जिसे कभी अपनी खूबसूरती और अपनी हैसियत पर बहुत घमंड था। ब्रिजेश ने शहर ले जाकर कुछ दिन तो कविता को रानी बनाकर रखा, लेकिन जब उसका मन भर गया, तो उसने कविता को धक्के मारकर निकाल दिया। कविता न घर की रही और न घाट की। शर्म के मारे वह अपने मायके भी नहीं जा सकी और इसी कस्बे के एक कोने में एक झोपड़ी डालकर लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करके अपनी जिंदगी के दिन काटने लगी। तभी अचानक उस कच्ची और धूल भरी सड़क पर सायरन की तेज आवाजें गूंजने लगीं। आगे पीछे पुलिस की गाड़ियां और बीच में एक नीली बत्ती वाली सफेद रंग की आलीशान गाड़ी आकर उस बस्ती के पास रुकी। बस्ती में हड़कंप मच गया। लोगों ने आपस में कानाफूसी शुरू कर दी कि जिले के नए कलेक्टर साहब बस्ती का मुआयना करने आए हैं। कविता भी अपने बर्तन छोड़कर एक किनारे खड़ी हो गई। उसे इन सब से कोई मतलब नहीं था, वह तो बस अपनी बदकिस्मती पर रो रही थी। सफेद गाड़ी का दरवाजा खुला। पुलिस वालों ने तुरंत आकर सलाम ठोका। गाड़ी में से एक सूट बूट पहने, एक बेहद रौबदार और शांत चेहरे वाला अधिकारी बाहर निकला। उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज था। कलेक्टर साहब बस्ती के लोगों की समस्याएं सुनने लगे। तभी बस्ती का एक गुंडा, जो लोगों से ब्याज पर पैसे वसूलता था, वहां आया और उसने सीधा कविता के बाल पकड़ लिए। कहाँ छुपे बैठी है चुड़ैल? मेरे 2,000 रुपए कब देगी? आज अगर पैसे नहीं दिए तो तेरी यह झोपड़ी जला दूंगा। गुंडा जोर जोर से चिल्लाने लगा। कविता रोते हुए उसके हाथ जोड़ रही थी। मुझे छोड़ दो भैया, मेरे पास कुछ नहीं है। मैं 2 दिन से भूखी हूं। यह शोर सुनकर कलेक्टर साहब के कदम रुक गए। वे अपनी सुरक्षा टीम के साथ उस झोपड़ी की तरफ बढ़े। यह क्या बदतमीजी हो रही है यहां? छोड़ो उसे। कलेक्टर साहब की एक भारी और कड़कदार आवाज गूंजी। गुंडे ने जैसे ही पुलिस और कलेक्टर को देखा, उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वह तुरंत कविता को छोड़कर भाग खड़ा हुआ। कलेक्टर साहब धीरे धीरे उस कांपती हुई औरत के पास गए। उन्होंने अपनी जेब से एक साफ रुमाल निकाला और उस औरत की तरफ बढ़ाते हुए कहा, आप रोइए मत। आज के बाद वह आदमी आपको परेशान नहीं करेगा। कविता ने कांपते हाथों से वह रुमाल लेने के लिए जैसे ही अपना सिर उठाया, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई और उसकी सांसें जैसे गले में ही अटक गईं। उसके सामने जो जिले का सबसे बड़ा अधिकारी, जो कलेक्टर खड़ा था, वह कोई और नहीं बल्कि वही गोपाल था। वही गोपाल जिसे वह 10 साल पहले एक टके का मोची कहकर छोड़ गई थी। गोपाल की आंखें भी कविता से मिली। गोपाल के चेहरे पर कोई हैरानी नहीं थी, कोई गुस्सा नहीं था। बस एक अजीब सा सन्नाटा था। कविता की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। उसे अपना वह एक एक शब्द याद आने लगा जो उसने उस दिन गोपाल से कहा था। उसे जूतों की कालिख, मोची की औकात और वह बिखरी हुई किताबें सब याद आ गईं। ग्लानि और शर्म के बोझ तले दबी कविता सीधे गोपाल के पैरों पर गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। मुझे माफ कर दो गोपाल, मुझे माफ कर दो।
भगवान ने मुझे मेरे घमंड की बहुत बड़ी सजा दी है। मैं दाने दाने को मोहताज हो गई हूं। ब्रिजेश ने मुझे बर्बाद कर दिया। तुम सही कहते थे गोपाल, तुमने अपनी तकदीर बदल ली। मुझे अपने साथ रख लो गोपाल, मैं तुम्हारी नौकरानी बनकर रहूंगी, तुम्हारे जूते साफ करूंगी, बस मुझे इस नरक से निकाल लो। कविता गोपाल के जूते पकड़कर बुरी तरह रो रही थी। वहां खड़े सारे लोग और पुलिस वाले यह नजारा देखकर हैरान थे। गोपाल ने धीरे से अपने पैर पीछे किए। उसने अपने एक सिपाही को इशारा किया जिसने कविता को उठाया। गोपाल की आंखों में कविता के लिए तरस तो था, लेकिन वह पुराना वाला प्यार हमेशा के लिए मर चुका था। गोपाल ने बहुत ही शांत और गंभीर आवाज में कहा, तुम्हें तुम्हारे किए की सजा ईश्वर दी चुका है कविता। मैं तुम्हें माफ करता हूं। लेकिन तुम जिस गोपाल को अपने साथ ले जाने के लिए कह रही हो, वो गोपाल तो 10 साल पहले ही उसी सड़क पर अपनी किताबों के साथ मर गया था। उस मोची की मौत हो चुकी है। गोपाल ने अपनी बात जारी रखी। आज तुम्हारे सामने जो खड़ा है, वह इस जिले का कलेक्टर है। और एक कलेक्टर का काम पूरे जिले की रक्षा करना और गरीबों का पेट भरना है। मैं तुम्हारी इस झोपड़ी को पक्के मकान में बदलने का आदेश अभी देता हूं। एक बेसहारा औरत होने के नाते तुम्हें सरकार की तरफ से हर महीने पेंशन भी मिलेगी, जिससे तुम्हें कभी भूखा नहीं सोना पड़ेगा। लेकिन एक पत्नी का जो दर्जा तुमने उस दिन खुद अपने पैरों से कुचला था, वह अब तुम्हें इस जन्म में तो वापस नहीं मिल सकता। गोपाल ने अपने पिए पा को कुछ निर्देश दिए और मुड़कर अपनी गाड़ी की तरफ चल पड़ा। कविता वहीं धूल में घुटनों के बल बैठी, अपने आंसुओं से उस मिट्टी को भिगो रही थी जहां कुछ देर पहले गोपाल खड़ा था। आज उसे समझ आ गया था कि असली दौलत इंसान की हैसियत में नहीं, बल्कि उसके चरित्र और उसके संकल्प में होती है। उसने एक हीरे को कांच समझकर फेंक दिया था, और आज वह हीरा ऐसा चमका था कि कविता की आंखें चुंधिया गई थीं। गोपाल की गाड़ी सायरन बजाती हुई वहां से निकल गई और अपने पीछे छोड़ गई एक ऐसा सबक जिसे वह कस्बा कभी नहीं भूलने वाला था। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि किसी का वर्तमान देखकर उसके भविष्य का मजाक कभी मत उड़ाना। क्योंकि कोयले को हीरा बनने में वक्त जरूर लगता है, लेकिन जब वह बनता है, तो उसकी कीमत दुनिया की हर दौलत से ज्यादा होती है। रिश्तों में पैसे से ज्यादा सम्मान की कद्र करनी चाहिए। गोपाल ने जो किया, वह उसका अहंकार नहीं, बल्कि उसका वह स्वाभिमान था जिसे कविता ने पैरों तले रौंदा था। अगर आज की यह कहानी आपके दिल को छू गई हो और गोपाल के इस सफर ने आपको भी प्रेरित किया हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार के साथ जरूर साझा करें। मैं, विवेक वर्मा, आपसे विदा लेता हूं। मिलते हैं वर्मा स्टोरीज की अगली कहानी में। तब तक हमेशा याद रखिए, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।